वेस्टर्न घाट्स, दैट इज कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे मिल जाता है आपको ये. ओके फाइन, ठीक है. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन to the northern mountainous forest. Okay, अभी northern mountainous forest के में the thing to see is, and let's see northern mountain forest. यहाँ पर ना अभी हिमालयन रेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो हिमालयाज में ना यू विल हैव टू थिंक, अभी हिमालयाज का खासियत क्या है कि द वेजिटेशन गोज ऑन changing as and how you climb higher and higher. Okay, जितना ऊपर चले जाते हैं हिमालयाज में, जैसे ऑल्टीट्यूड बदलते जाता है वैसे वैसे वेजिटेशन भी बदलते जाता है. ओके, सो लेट्स सी, हिमालय के जो सदर्न स्लोप्स है ना, थैंकफुली दे हैव अ हायर वेजिटेशन कवर. इवन दो ये सदर्न स्लोप्स थोड़े से स्टीप होते हैं देन द नॉर्दर्न वंस, दीज हैव अ हायर वेजिटेशन कवर बिकॉज इन स्लोप्स पे ज्यादा प्रेसिपिटेशन मिलता है. पीपल, दीज आर हिमालयाज. ओके, हिमालयाज के साउथ की तरफ आपको इंडिया है एंड नॉर्थ की तरफ वो चाइना, तिब्बत वगैरह या विच एवर रीजन जहाँ पे कहीं आप कंसिडर कर रहे हैं ना, यू दैट इज दैट पार्ट. ओके, नाउ मुझे बताइए बारिश कहाँ से आती है? नीचे से. मॉनसून्स जो आएंगे वो नीचे की तरफ आएंगे. तो हिमालय के जो सदर्न स्लोप्स है ना, द वंस दैट फेस इंडिया, तो उनको ज्यादा बारिश मिलती है एज अपोज टू द वंस जो तिब्बत में है, क्योंकि बहुत रेयरली वो विंड्स हिमालयाज को क्रॉस ओवर करके उधर चले जाएंगे. उधर से आने वाली बारिश भी बहुत काम की नहीं होती है. ओके, सो क्लियरली सदर्न स्लोप्स को ज्यादा वेजिटेशन मिलता है. वी आर लुकिंग एट मोर वेजिटेशन बिकॉज क्लियरली प्रेसिपिटेशन ज्यादा है. ओके, ऑलराइट, नाउ let's look at foothills. Foothills में क्या मिलेगा? obviously deciduous hills. और क्या मिल सकता है? foothills में clearly location low है. अभी location मतलब altitude low है, so जो वहाँ का standard tree होगा deciduous trees वही मिलेंगे. okay, now you climb even higher. okay, say 1000 to 2000 meters. 1 से 2 किलोमीटर में क्या मिलेगा? wet temperate forest. that's a nice change. wet temperate forest मिलते हैं आपको. oak and chestnut वगैरह भी मिल जाता है. evergreen vegetation भी मिल सकता है. okay, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड वाले regions में. Now move even further. Okay, 1500 to 1750 meters में you will find pine और चर पाइन. यहाँ पे ये स्पेशलिटी है इस रीजन का. चर पाइन मिलता है. देवदार, चिनार एंड वॉलनट. ओके, ऐसे अलग अलग ट्रीज मिल जाते हैं. पाइन, देवदार, चिनार एंड वॉलनट. ओके, इवन फर्दर और भी ऊपर चले जाइए टू 2000 to 25 to 3048 meters में you will find the blue pine and the spruce. okay, now you're getting proper temperate वाला vegetation मिल रहा है आपको. this is good temperate vegetation. okay, blue pine, spruce वगैरह. temperate grasslands भी मिल जाता है आपको. और ऊपर चले जाइए 3 से 4 किलोमीटर ऊपर. so now you get proper वाला silver firs, junipers, pines, birch, rhododendrons. ऐसे अच्छे वाले trees मिल जाते हैं. okay, now there are people, there are tribes like the Gujjars, Bakarwals, Bhotiyas, Gaddis, जो all the way transhumance practice करते हैं यहाँ पे. okay, I had already explained what transhumance was. summer season में ऊपर की तरफ चले जाओ ग्रेजिंग वगैरह करने के लिए माउंटेन के ऊपर, विंटर्स में नीचे चले आओ. okay, that sort of a thing would be called as transhumance. Usually seasonal migration to feed the animals or stuff like that, that would be counted as transhumance. okay, and जितना ज्यादा आप हाई चले जाते हो ना, फिर आपको टंड्रा वेजिटेशन मिल जाता है, just mosses and lichens. okay, mosses and lichens मिलते हैं. that is what you get. all right, ठीक है. तो you got to remember कौन से लेवल पे कौन सा ट्री मिलता है. unfortunately that's something you've got to memorize. like उसमें like, if you know all temperate vegetation then it becomes easier to memorize कि हाँ यार जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना fir, juniper, pines, birch, rhododendrons मिलेगा. like that is normal. okay, चलेगा. okay, now let's move on to the last type of forests which are littoral or swamp forest. okay, उसमें एक mangrove forest भी जोड़ देते हैं हम लोग. तो littoral या swamp forest usually ऐसे wetland वाले regions में होते हैं. Let's understand the concept of wetlands. okay, wetlands का मतलब होता है it's an ecosystem जहाँ पे water covers the soil. okay, the water covers the soil either permanently or seasonally. okay, so for example if there is a region which is closer to the sea like deltas or something and the sea water or the river water will always try to occupy the soil, so then उसको wetlands कहेंगे. okay, either permanently or seasonally अगर कोई region हमेशा पानी के नीचे होगी, the soil stays under water, it's covered by water, then that region will get called as a wetland. okay, now India में बहुत rich variety of wetlands है, 70% of which fall under paddy cultivation. okay, वहाँ पे तो हम agriculture करते हैं अपना, साल भर का agriculture usually वही होता है. okay,
Wetlands in India get classified into 8 categories. हम उसको 8 categories में classify करते हैं. And ये NCERT का information है, hence आपके notes में है. Okay. You have the reservoirs of the Deccan Plateau in south with lagoons and wetlands of southwest coast. Okay. मतलब केरला की बात कर रहे हैं हम लोग. Then vast saline expanses of Rajasthan, Gujarat, Gulf of Kutch, Run of Kutch की बात कर रहे हैं. Okay. Freshwater lakes and reservoirs from Gujarat eastwards through Rajasthan and Madhya Pradesh. अभी lakes and reservoirs are also wetlands, right? Because उसके नीचे की जमीन पानी से permanently covered है. Then delta wetlands and lagoons, Chilika of east coast of India. East coast पे पहुंच गए properly. Okay. Freshwater marshes of the Gangetic plains because they will always be covered by water. Floodplains of the Brahmaputra, marshes and swamps of the northeastern hills and Himalayan forests. Lakes and rivers of mountain region of Kashmir and Ladakh. And the mangrove forests and other wetlands of Andaman and Nicobar Islands. Okay, तो जहाँ कहीं ऐसे lakes, rivers, sea coast वगैरह ऐसा वाला region मिल जाएगा आपको, जहाँ पे नहीं, we are within this only. Sea coast भी नहीं necessarily. You're just looking for lakes and river covered regions. Okay, so those would be classified as wetlands. Now let's look at mangroves. Okay, mangroves जो होते हैं वो specific type है जो salt tolerant होता है. Okay, मतलब वो saline regions में grow कर सकता है. So salt marshes या tidal creeks, mud flats या estuaries में grow करेगा. Location India में उसका Andaman and Nicobar Islands, Sundarbans of West Bengal and महानदी गोदावरी कृष्णा के deltas है. महानदी गोदावरी कृष्णा deltas. Okay, ठीक है, fine. So now the difference between littoral and swamp forests and mangrove forests would be कि mangrove forest is a very typical area जो salt को tolerate करता है, ऐसा trees grow करता है यहाँ पे. Okay, so they will grow trees जो which are tolerant of the salt. Otherwise इतने खारे पानी में कौन सा tree उगता है यार. Okay, so we are specifically talking about those species of trees which are tolerant towards salt. Okay, चलेगा. All right, now let's look at the significance of wetlands because ये भी आपको पूछा जाता है. India is anyways a signatory to the convention. So here we go. Significance of wetlands is one, first of all, it's a source of water. It recharges the groundwater supplies also. Okay, so that is nice. Flood control करवाता है. Usually उस area में अगर पानी आ जाए तो फिर then the floods are usually it clearly goes into a region and doesn't spread around. Okay, so वो flood control करवा देता है. It provides shelter to a variety of birds of species of birds. ये wetlands वाला region जो होता है ना, वो जो birds होते हैं जो पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं. You know वो remember how we are on the Central Asian flyway. India does fall on the Central Asian flyway, right? Remember those birds जो Arctic region से निकल जाते हैं and then सीधा Antarctic region तक जाते हैं. India उसके बीचों बीच lie करता है, उस flyway के बीचों बीच. Okay, so those migratory birds step here, वो थोड़ा wetlands पे आते हैं, पानी वानी पीते हैं, so on and so forth. It's a famous thing. Okay, so we are talking of that particular phenomenon also. And carbon sequestration, ये carbon को यार पानी जो होता है ना, पानी वो carbon को पकड़ के रखता है. Okay, so separate कर देता है, ऐसे kind of block कर देता है उसको. Okay, so this is a good thing that happens in with water. So carbon sequestration is a very important quality of wetlands. Coming to wetlands, oh god, can you give me just 1 minute? Just 1 minute, okay people? 1 minute दीजिएगा मुझको. I need to check something. Okay, I need to make some changes to this. I just realized it. मैंने सोचा ही था कि मैंने इसमें changes नहीं किए. Ramsar sites ना इंडिया में 49 है, I believe. Give me a moment. हाँ, correct, right? Correct. इंडिया में 49 sites है. तो मैंने ना लास्ट के 3 ऐड नहीं किए. How did I not make that change here? I'll make that change nonetheless. And then then I'll share these notes with you. फिर मैं वो notes share करती हूँ. Okay? I'll then share the notes with you. I have to make that change. Ramsar sites का. I know that there are 49 sites now, but I'll clearly have to make that change. Okay? Let's see. ये उत्तर प्रदेश का मिला है मुझको दोनों, हैदरपुर, बाखिरा एंड व्हाट एम आई मिसिंग, एक और मिसिंग है मेरा.
anyways, I'm missing one more site. Okay, so I'll give you that particular मैं वो include करती हूँ notes में, and then I'll explain that part to you. Anyways, let's understand Ramsar Convention for the time being. Okay, Ramsar Convention जो है ना, sorry for this, people, I'm really sorry for this goof up. Anyways, Ramsar Convention जो है ना, उसको समझ, Ramsar is a place in Iraq. Okay, तो वहां पर everybody met, all the countries met, and उन्होंने कहा यार wetlands को बचाना जरूरी है. Okay, so let's have a protocol or a convention sort of a thing, and जिसको हम सब लोग मानेंगे, and we'll all follow the rules, okay, to protect and conserve the wetlands. So because of that, because of this particular meeting in 1971, this convention came to be. Okay, Ramsar Convention है वो, or the Convention on Wetlands, very famously. Okay, so what we are trying to do by following these rules is conserve and use the wetlands wisely. Okay, अपने wetlands का conservation करना है. That's what we are doing. Okay, India became a signatory in 1982. It came into force in 1975. The convention. 7 years later, we had signed the convention. Okay, and there are about 171 signatory states. I'm sure a few more have been added to it. Okay, these are the Ramsar sites in India. 49 sites. Okay, not 46. We have 49 sites. Okay, we are going to get those few more. All right, I'll make the following changes and then we'll come here. Okay, now earliest site jo thi apni, that is Chilika Lake, Odisha, Kevaladev National Park, Bharatpur in Rajasthan. Okay, latest sites are somewhere in Uttar Pradesh. I just told you na, Parika वगैरह ऐसे कुछ sites मैंने पढ़ के बताया आपको, तो वो उत्तर प्रदेश वगैरह region के sites है. Okay, largest site is going to still be Sundarbans, Vembanad Col, Chilika Lake. Those will be your largest sites. Okay, smallest is Renuka Wetlands, Chandartal वगैरह, and lastly states with you are giving me the Bakira Wildlife Sanctuary in Uttar Pradesh, and there is one more in Uttar Pradesh actually, I believe, and Khijadia Bird Sanctuary near Jamnagar in Gujarat. Thank you, Arman. Thank you for this information. And one more in Uttar Pradesh, which is right next to, मतलब जिसको Bakira के नीचे mention किया है. These are the three new ones that we have. Okay. तो गुजरात एंड उत्तर प्रदेश हैज मोर साइट्स नाउ, तो उत्तर प्रदेश के पास अभी 10 साइट्स हो गए. क्लियरली उत्तर प्रदेश इज डूइंग वेल. ओके, it is a state with at least 10 sites and Punjab with 6 sites, so that is good. Okay, so this is how it is. Thanks again, Arman, for the information. All right, समझा आपको? So Ramsar sites में just remember that we are on this of 49 now. We have 49 sites. Remember which were the earliest sites. I'll make a list of it and change which are the latest sites, and then remember the states with most sites, smallest sites, largest sites. ये हमेशा पूछा जाता है. Ramsar is a favorite question in Indian geography, so please do look at that. Okay, वो please देख लीजिएगा. Now let's look at the forest cover in India. Okay, India का जो forest cover है ना, उसका concept समझने की कोशिश कीजिएगा. Okay, what does forest cover mean? So forest cover, remember नहीं, आपको नहीं पढ़ाया था मैंने. Forest cover का मतलब होता है the area which is occupied by the forest. Okay, forest cover जो होता है ना, it means the area which is occupied by the forest with canopy. Okay, irrespective of ownership, legal status of land and species composition. Canopy मतलब ये जो bough of the tree होता है ना, उसको कहेंगे this thing. Okay, that is called as the canopy. Okay, तो जहाँ तक आपको ये मिलेगा, shade मिलेगा, shade. Basically, you're talking about the shade. Okay, so wherever you will find this tree ka pattern, it will be called as tree ka pattern, and in anything plant also here, a plant will also do. Okay, so forest cover is basically area occupied by forest with canopy, irrespective of and it doesn't matter whether this is private ownership or government ownership, whatever is the legal status of the land. Zameen non-agriculture, agricultural, you're not looking into that thing, or you're looking for a specific species only, jisme tree ka girth itna zyada ya itna chota hona chahiye. You're not looking at that. Okay, just area occupied by forests, that is all that you're looking for. Is the land covered by trees? Okay, cover kya hai? Forest cover means the land or the area occupied by trees. Okay, abhi ये जो ये होता है forest cover होता है, it usually gets divided into very dense forest, moderately dense forest and open forest. Okay, very dense मतलब clearly canopy मतलब trees are very too many in number. Moderately dense is थोड़ा सा कम, and open forest मतलब clearly कम है. Forest मतलब species trees एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास नहीं है, दूर दूर फैले हुए. Okay,
नेशनल गोल अपना 33% का है. Actual forest cover is somewhere around 21 point. Sorry, I really needed to check my data before I gave out this data. But anyways, it cannot be very far from this particular goal because एक साल में हम बहुत ज़्यादा, एक साल में भी नहीं, 6 महीने में हम बहुत ज़्यादा cover change नहीं करने वाले. So actual forest cover is anywhere around 21-22 इसके around होता है अपना actual forest cover. Okay. Now there is a wide diversity in forest areas and forest covers throughout. उसके लिए अभी forest area को समझते हैं. Okay. Forest area का मतलब होता है the area that is notified and recorded as forest land irrespective of existence of trees. Sometimes ना government को लगता है यार अपना forest ना enough नहीं है. So government says ये जो खाली पड़ा हुआ area है जहाँ पे कुछ नहीं है उसको हम forest area करके classify कर रहे हैं. Okay. अब यहाँ पे there might not be one single tree over there. Okay. एक भी पेड़ नहीं होगा वहाँ पे तो भी government बोलेगा कि this is forest area and let's like you know यहाँ पे फिर forest plant किए जा सकते हैं या इस area को फिर और किसी reason के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. So on so forth. Okay. That is the whole idea behind forest area. So forest area is that area notified and recorded as forest land irrespective of the existence of trees. Okay. मतलब पेड़ हो या ना हो लेकिन उसको अभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट एरिया बोल दिया है तो यू कैन नॉट यूज दिस लैंड फॉर एनी अदर रीजन. कोई और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. ओके. नाउ ये डिफरेंस अगर आपको समझ में आया, फॉरेस्ट कवर मतलब एक्चुअल ट्रीज होने चाहिए, एक्चुअल पेड़ होने चाहिए तो आप उसको फॉरेस्ट कवर कहेंगे. फॉरेस्ट एरिया मतलब सिंपली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है. लाइक सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड ग्रोव्स की तरह हो सकता है क्या? हाँ हाँ थोड़ा बहुत. Like वो that is untouchable, right? That is clearly untouchable. वहाँ पे कुछ नहीं जाके कर सकते. Yes, so something like that. I'm not really sure of how we have India में ऐसे sacred groves हमने कहाँ notify किए हैं. And वो forest area ही होगा obviously. Let me check now that you've asked this question. I really need to check. I've been wanting to look this up for a very long time because कि हमने कहीं sacred groves करके notify किए हैं क्या? Okay, thank you, Aryan. I'll clarify on this question tomorrow then. Sacred groves ka question, whether we have something like that in India. Because I believe we just classify everything as forest area and forget about it. But I don't know if Indian forest ministry goes a little beyond that and has a section of, sacred groves and this and that. Anyways, let's look at this part. Like we said, हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी मिलता है in terms of forest areas and forest covers and all. So लक्षद्वीप जो region है उसका 0 forest area है. Okay, मतलब गवर्नमेंट ने कहीं नहीं बोला है कि ये forest area है. The government has not notified any region in the Lakshadweep as forest area. लेकिन क्लियरली वहाँ पे 90.33% का फॉरेस्ट कवर है. जितना भी जमीन दिखता है उसमें से 90% जमीन is covered by trees. Okay, that is what it means. So even though the government has not notified a single centimeter square of land as forest area, वहाँ पे कम से कम 90% land is covered by trees. Okay? Then there are those states which have less than 10% forest cover. They lie in northern and northwestern part of the country. Why do the northern and northwestern part of the country has less than 10% of forest cover? Because ये region को mostly clear कर दिया गया for agriculture. Remember what region are we talking about? The Ganga plains, the Punjab plains. We are talking about this region. Okay, इस region को mostly clear कर दिया है for agriculture. यहाँ पे majority agriculture होता है, तो clearly forests have been cleared. Okay, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा forest cover नहीं मिलता है. बाकी का जो रीजन है, मतलब द एरिया, रेस्ट ऑफ द एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, वहाँ पे आप लोग घर बना के रहते हैं, इंडस्ट्रीज है, लाइक जो भी है चल रहा है, लेकिन क्लियरली यू हैव नो प्लेस फॉर फॉरेस्ट. ओके, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग हैं एंड उनको फीड करने के लिए एग्रीकल्चर होना चाहिए. हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स व्हिच आर प्रीटी मच अनटच्ड. ओके, एक तो कम से कम फर्स्ट ऑफ ऑल माउंटेनस टेरेन है, उसको क्लियर करना आसान नहीं होगा thankfully. Because then we would be losing our forest cover like anything. Okay, and most importantly, the population density is also less, so nothing has forced us to cut down all the forests to build more buildings or stuff like that. Okay, so clearly it's a difficult terrain in the northeast India, difficult to cut down the forests also. Okay, good, Avi. You will remember this data, लेकिन like I said, मैं इसको थोड़ा सा, ये डेटा ज्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन once again my complete bad that I did not verify this information. मैंने ना I made the changes but I did not verify that information. Okay, so हम क्या करते हैं ना, ये वाला पोर्शन जब मैं इस information को verify कर लूंगी तो डिस्कस करते हैं. Okay,
just like that Ramsar Convention, I should have paid attention to this also. I made notes and I simply ignored it to change it in this particular notes. इसमें नहीं change किया मैंने सिर्फ notes लिखवाए. Anyways, forest conservation का मतलब समझ लेते हैं very quickly and then let's move on to the sanctuaries. Okay. इंडिया का एक national forest policy है जो हम 1952 से follow करते हैं. Okay. We have this national forest policy that we follow since 1952. उसको हमने revise किया in 1988 and 1994. Okay. इसका main plank जो है ना, that is the of the forest policy. इसका मतलब होता है कि हम forest को protect करें, conserve करें, develop करें, so on so forth. Okay. So salient points याद रखिएगा सिर्फ 33% of geographic area should be under forest. That's what we are looking for. सारे forest को maintain करना है, restore करना है, natural heritage conserve करना है अपना. We have कितना biodiversity है इंडिया में. Biodiversity does not mean लोगों में कितना फर्क है. Biodiversity means कितने सारे species है हमारे पास, plants, animals के. We got to mention, we got to conserve all that. Okay. So genetic pool को भी conserve करना है अपने. Once again, plants and animals के. Check the social erosion, soil erosion and the desertification. Okay, as well as floods and droughts. मतलब environment on a whole. Okay, you are trying to conserve the environment on a whole. So as a whole, so clearly you're looking into this. You increase the forest cover through social forestry and afforestation. Okay, that is also what you're trying to do. Increase productivity of forests for rural population dependent on forests, clearly, because there is a large section of people who depend on forests for their day-to-day lives, daily livelihood. Okay. And create massive people's movements to conserve and enrich forests. Get people to participate. It is not everything is government's duty. So it's a good thing for people also to participate. Okay, आप भी वही रहते हैं. Just because you pay taxes doesn't mean it's okay for you to completely ignore the fact that you also have a responsibility. So हम सबका responsibility है. Let's have people's participation also. Okay. The various measures of implementing this policy are usually through social and farm forestry. Okay, you're doing this through social and farm forestry. Social forestry का मतलब होता है, अब ये इसको दो हिस्सों में divide कर सकते हैं, urban या rural forestry. Social forestry का meaning होता है कि you are trying to protect the forest and जो barren lands होंगे वहाँ पे afforestation करेंगे आप. क्यों? क्योंकि you are trying to help with the environmental, social and rural development. Okay, तो urban forestry आसान है. जो भी आपके आसपास के पब्लिक प्राइवेट लैंड्स है ना, वहां पे जाके फॉरेस्ट ट्रीज प्लांट कर दीजिए. ओके, सो यू हैव ग्रीन बेल्ट्स, पार्क्स, रोड साइड एवेन्यूज, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ग्रीन बेल्ट्स. हैव यू सीन ऑल दोस मेजर इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप दीज डेज? वो प्रॉपर्ली वेल मैनेज्ड होता है. यू फाइंड दोस ग्रीन पैचेस, ग्रीन एरियाज, ट्रीज वगैरह प्लांट किए जाते हैं. मेजर सोसाइटीज, हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह ऐसे भी जो होती है, उसका भी एक मेजर यूएसपी होता है आजकल. यू विल सी ग्रीनरी एवरीवेयर. देखिए हमने हर तरफ फॉरेस्ट प्लांट किए, हमने हर तरफ ट्रीज प्लांट किए, ग्रास है वगैरह. दिस इज प्रॉपर अर्बन फॉरेस्ट्री. ओके, रूरल फॉरेस्ट्री आसान है. एग्रो फॉरेस्ट्री होता है, इट कंबाइंस फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर इवन ऑन वेस्टलैंड्स. कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जो कम्युनिटी लैंड पे ट्रीज प्लांट करता है, तो रोड साइड्स, कैनाल बैंक्स, रेलवे लाइंस के अलाउंग, स्कूल्स, पैस्चर्स, टेम्पल लैंड्स, तो इसके अराउंड ये प्लांट करते हैं. ओके, एंड दिस इज डन विद this is normally for that community जो like on land that is not owned by a specific person. Community land पे ये सब कुछ plant करते हैं so that all the people in the rural areas can derive benefit from it. Okay, so farm forestry may usually grow trees for commercial and non-commercial purposes on farmlands. This is what farm forestry does. So social forestry and farm forestry are two ways of doing this, and we shall be looking into that. Okay, 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 fine. And I will continue with now. If I go on one first of all with this wildlife conservation, तो ये बहुत बड़ा है one first of all, and I do not want to, once again, I do not want to go ahead and finish this off in one day. तो क्या करते हैं ना, I'll stop over here and we'll move on to polity. Okay, and then उसके बाद कल ये and soil साथ में cover करने की कोशिश करते हैं. Let's try to do that. Okay. Polity. No. Okay. No. कहाँ गया यार? We are in legislature, na? Oh God, did I? Sorry, people. We are just okay. Here we are. ठीक है.
ओके यू गाइस आर नाइस रे, आप वैसे मैं जो भी चीजें बोलती रहती हूँ उसके लिए भी आप ओके बोलते हैं, वेरी नाइस पीपल यू आर। ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट। आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू कि ये जो विधान परिषद होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम कहते हैं, उसके इलेक्शंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ओके वी वर चेकिंग आउट द लेजिस्लेचर, राइट, स्टेट लेजिस्लेचर चेकआउट कर रहे थे। सो मैं आपको बता रही थी कि ये वाला ये नॉर्मल है लेजिस्लेटिव असेंबली, वैसे ही डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं एंड यू नो ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इसका दिस वाज गुड विद द लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके ये ठीक था। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है इट्स अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज इसके जो इलेक्शंस होते हैं एज वी सॉ यस्टरडे कि इसके इलेक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर ना 5/6 मेंबर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो जाते हैं एंड 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर from people by you know from the fields of literature, science, art, cooperative movement and social service, so that इन लोगों का practical experience हमको law making में help करे। okay नाउ ये स्ट्रेंथ भी याद कीजिएगा, मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होगा, मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। ओके असेंबली के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो चीज यू गॉट टू रिमेम्बर इज आई एम सॉरी क्या 12th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी डाइजेस्ट का पीडीएफ चाहिए आपको? मेरे पास नहीं है यार। यू माइट वांट टू, वो जो था वो मेरे पास सिर्फ ये है, व्हाट यू जस्ट सॉ वाज जस्ट ऑब्जेक्टिव्स, सिर्फ ऑब्जेक्ट। हाँ ये कंफ्यूजिंग है, आई एम सॉरी, वो बस ऑब्जेक्टिव्स है। आप क्लास में किसी से मांग लीजिएगा, आई एम श्योर वी हैव अ डाइजेस्ट ओवर देयर। ओके आई अग्री ये बहुत डिफिकल्ट है। ये 1/3 एंड 1/6 एंड ऑल है ना, दीज आर डिफिकल्ट। ओके सो वी जस्ट लुक एट इट। ओके ये 1/3 एंड 1/6 देख लेते हैं। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि 5/6 मेंबर्स जो है वो आपके यहाँ से आने चाहिए। ओके एंड 1/6 मेंबर्स जो है वो गवर्नर नॉमिनेट कर देंगे, 5/6 आपको इनडायरेक्टली इलेक्ट करने हैं। ओके नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी हाउ दिस कम्स अप टू इट। ओके तो ये जो नंबर ऑफ पीपल है, वट एवर नंबर ऑफ पीपल आर, उसमें से 1/3 पीपल जो है, 1/3 पीपल जो है या 1/3 पीपल। ओके सो 1/3 पीपल जो होते हैं आपके, they should come from, they should be members of, they are elected by members of local bodies in states like municipalities or district boards. okay ये वो लोग elect करके देते हैं इन लोगों को। okay मतलब कोई और कैंडिडेट्स होते हैं जिनके लिए वोट करने वाले लोग जो होते हैं वो लोकल बॉडीज होते हैं। okay 1/3 ये लोग वोट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग वोट करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल पे नहीं जाते। एमएलए जो होते हैं वो कुछ सर्टेन कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी यू नो ऑल दोस कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन, हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये लोग वोट करते हैं। 1/3 ऑफ द कैंडिडेट्स आर वोटेड इन दिस मैनर। ओके from the by people from the legislative assembly. okay MLAs वोट करते हैं। then 1/12 जो है हाँ 1/12 जो है वो क्लियरली यहाँ से आते हैं। ओके दे आर ग्रेजुएट्स ऑफ, मतलब दे आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट। ओके ग्रेजुएट्स वोट करते हैं इनके लिए। 1/12 लोगों के लिए टीचर्स वोट करते हैं। ओके सो टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग वोट फॉर देम। ऑलराइट समझा आपको? सो ऐसे 5 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर देते हैं कैंडिडेट्स को एंड हर किसी के लिए सॉरी अलग अलग टाइप्स के वोट्स लोग करते हैं। ओके सो 1/3 वाला जो कैटेगरी है वो ऑब्वियसली बड़ा है। सो दिस इज पीपल जो ऑलरेडी गवर्नमेंट का हिस्सा है, आइदर एज लेजिस्लेटिव असेंबली और एज लोकल बॉडीज लाइक द म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और समथिंग। ओके so those people are voting for the candidates who participate in or contest in the elections. And then 1/12 जो है 1/12 graduates 1/12 of the candidates के लिए graduates vote कर रहे हैं and 1/12 of the people के लिए teachers vote कर रहे हैं। okay that is how this works. you don't have to worry रे, आपको पूछते वक्त बस ये पूछा जाएगा कि कितने लोग कहाँ से वोट करते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। दिस इज आपके लिए एक्सपेक्टेड है कि आपको सिविक्स का नॉलेज 10 तक का हो, उसके ऊपर का नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता है आपका। सो दिस ये एनडीए वाला पॉलिटी आप सर्वाइव कर जाएंगे। ओके ड्यूरेशन देख लीजिएगा। ड्यूरेशन इट्स अ परमानेंट बॉडी, जैसे राज्यसभा परमानेंट बॉडी हुआ करता था वही एनालिसिस यहाँ लगाइएगा। इट्स अ परमानेंट बॉडी, 1/3 of its members retire every 2 years. The term of an individual member is of 6 years. okay
इंडिविजुअल मेंबर का टर्म 6 साल का होता है, सो इनसे 1 साल एक्स्ट्रा सर्व करते हैं। नॉर्मली एमएलएस जो होते हैं वो 5 साल के लिए सर्व करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स 6 इयर्स के लिए सर्व करते हैं, बिकॉज उनको वो 2 इयर्स वाला बिजनेस करना है, राइट। सो एवरी 2 इयर्स 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर करेंगे वो, इसलिए। And the retiring members are also eligible for re-election and re-nomination any number of times. Okay, any number of times वो ये लोग आ सकते हैं, like कितने भी दफा उनको re-nominate या re-elect किया जा सकता है, right? Now qualifications क्या होते हैं कि he's a citizen of India, like he or she will be a citizen of India. 30 years of age के होने चाहिए, जो भी qualifications उनको बोला जाए वो possess करने चाहिए. And the one very important thing is जिस स्टेट का इलेक्शन ये कंटेस्ट कर रहे हैं उस स्टेट में ये खुद एक रजिस्टर्ड वोटर होनी चाहिए. ओके, that person should be an elector for an assembly constituency in the concerned state. ओके, वो उसी स्टेट को बिलोंग करने चाहिए एज अ इलेक्टर. ओके, वोटर होने चाहिए यहाँ पे. एंड नॉमिनी होंगे तो फिर वो स्टेट के रेजिडेंट होने चाहिए. अगर वो नॉमिनी है, अगर उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, अगर वो गवर्नर ने नॉमिनेट किया है तो फिर दैट पर्सन शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ दैट स्टेट. ओके, उस स्टेट के रेजिडेंट होने चाहिए. हम एवर आई लाइक अगर हमको नॉमिनेट करना है तो हम किसको नॉमिनेट करना चाहेंगे, एक बोलूं मैं अभी आप. दिस पर्सन शुड बी लाइक महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेट करना है तो फिर महाराष्ट्रियन होना चाहिए उस इंसान. मैं महाराष्ट्र का सिटीजन होना चाहिए, महाराष्ट्रियन एज इन अ सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र. ओके, नॉट बॉर्न अ महाराष्ट्रियन पर्सन ऐसे. चलो जी, ऑफिसर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल देख लेते हैं. ओके, तो विधान परिषद के ऑफिसर्स कौन से होते हैं? चेयरमैन है, तो चेयरमैन इज इलेक्टेड फ्रॉम द बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स. ओके, तो ये यही से इलेक्ट हो जाते हैं, अपने आप ही इलेक्ट कर लिया जाता है इनको. ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है. एंड या तो ये कैसे इनका ऑफिस वेकेट कैसे हो सकता है? अगर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ही छोड़ दे, इफ ही रिजाइन्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल और ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ इट, कैसे भी उनको निकाल दिया जाए या वो खुद ही रिजाइन कर दे, या फिर ये अपनी पोजीशन का, अपने जो भी पोजीशन है उसका इस्तीफा जाकर डेप्यूटी चेयरमैन को दे दे. ओके, सो ही कैन डू दैट, और ही इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ जस्ट द काउंसिल. ओके, रिमेंबर, स्पीकर को एंड चेयरमैन को रिमूव करने का तरीका ये होता है कि उसी हाउस के लोग उन मेजॉरिटी से वोट करें कि इनको इस पोजीशन से निकाला जाएगा. ओके, दूसरे हाउस के लोग इंटरफेयर नहीं करते उस बात में. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, नाउ प्रिजाइडिंग ऑफिसर करके उनके पावर्स एंड फंक्शंस वैसे ही होते हैं जैसे चेयरमैन, जैसे स्पीकर के होते हैं असेंबली में, तो बिल्कुल वैसे वाले फंक्शंस इनके होते हैं. ओके, except he doesn't get to decide if a bill is a money bill or something like that. लेकिन सिंपल वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, सबको सब कुछ बताएंगे, so on so forth. डेप्यूटी चेयरमैन तब काम करते हैं जब चेयरमैन एब्सेंट होते हैं या फिर उनका ऑफिस वेकेंट है फॉर सम रीजन. ओके, डेप्यूटी चेयरमैन इज आल्सो इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट इट्स ओन मेंबर्स. वैसे ही करते, टर्म्स ऑफ कंडीशन, वैकेंसी, सब कुछ बिल्कुल लाइक सिमिलर होता है ऐसे टू दैट ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन. ओके, लाइक जो भी डेप्यूटी, लाइक जो भी डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के लिए अप्लाई करता था वो इनके लिए भी अप्लाई करता है. ओके, नाउ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन. रिमेंबर वी हैड दिस फंडा इवन इन द पार्लियामेंट कि अगर दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स नहीं होंगे, द मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द डेप्यूटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ओके, जो भी होगा वो लाइक स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, ये दोनों अवेलेबल नहीं होंगे तो आपके पास एक वाइस चेयरमैन का पैनल होता है, एक पैनल होता है पीपल का जो इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके, सो इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल यू हैव अ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन हु विल डू दिस. ओके, तो चेयरमैन खुद ही नॉमिनेट कर देते हैं इन लोगों को. अगर ना चेयरमैन है एंड ना ही डेप्यूटी चेयरमैन है तो फिर इन लोगों में से एक जने आकर काम कर देता है उस दिन का. ओके, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उस पोजीशन में. आर वी गुड? समझा? ये बहुत बार किया है हमने, लेकिन वील स्टिल गो अहेड एंड लुक एट दिस. ओके, स्टेट लेजिस्लेचर में व्हाट आर द रूल्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन? किसी भी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स क्या है? ओके, डिस्क्वालिफिकेशन तब हो सकता है किसी मेंबर का इफ ही और शी होल्ड्स अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट. ओके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है, किसी और तरीके से पैसे नहीं कमाना है अंडर द गवर्नमेंट. ओके, इफ डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट, यू कांट office of profit meaning na that you are earning some sort of remuneration for the work that you do in the government. Okay, that is office of profit. Now if declared of unsound mind by the court, तो अगर कोर्ट ने प्रूव कर दिया है कि
you need help. If that person is an undischarged insolvent मतलब खुद का पैसा तो चला ही गया है लेकिन आपने सब लोगों का कर्जा भी चुकाया नहीं है. Okay, that is what undischarged insolvent means. Insolvent is a person जिसका सारा पैसा खत्म हो गया है, जिसके पास कोई पैसा नहीं बचा है. Okay, undischarged मतलब you have not paid off all the other people's कर्जा. Okay, सबका कर्जा बाकी रखा है एंड खुद के पास कोई पैसा नहीं है, ऐसा टाइप का हो गया आपका. ओके, सो ऐसे इंसान को कहते हैं अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. ये बहुत गलत बात होती है, ये क्रिमिनल होता है अपने केस में. इफ दैट पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस और ऑफेंसेस ड्यूरिंग इलेक्शन. अरे उधारी आई टेल यू व्हाट कहाँ होती है. उधारी वो नुक्कड़ वाली दुकान पे होती है नो, जो आप 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में चुका देते हो कि नेक्स्ट पगार आ जाएगी तो उधारी चुका देंगे. दिस इज लाइक when I'm talking of people who are talking of undischarged insolvents, think Vijay Mallya, like, and how he said he had no money to pay off Kingfisher employees and all that sort of thing. मैं उस scale की बात कर रही हूँ. People who somehow happen to declare themselves. I mean, he's the king of good times here. For him to say this, I'm just खैर अभी क्या करें. Thank you for the sentiment. नाम मत लो उसका. Thank you. That is exactly the sentiment. But you get the idea, right? That person would ideally be called as an undischarged insolvent. Now punished for corrupt practices किए होंगे इलेक्शन में. इलेक्शन ही गलत तरीके से जीता है तो फिर आइडियली वो पोजीशन आपका नहीं रहना चाहिए उस इंसान का. ओके, इफ punished for social crimes such as untouchability, dowry, sati, फिर तो contest भी नहीं कर सकते इलेक्शन. अपने यहाँ पे these are considered the unforgivable crimes. Okay. He is so disqualified under any law made by the parliament. Parliament time to time laws बनाते रहता है. अगर उस हिसाब से ये बंदे ने कुछ गलत किया है disqualify होने जैसा तो फिर disqualify किया जा सकता है. Okay, there is a special section which is called as disqualification under 10th schedule. तो इसका मतलब होता है defection. Okay, defection माने आप ओरिजिनली एक पार्टी के नीचे ज्वाइन कर लेते हो, काउंसिल जो भी होगा लेजिस्लेचर में, जिस किसी हाउस में, एंड देन यू स्टार्ट सपोर्टिंग द अदर पार्टी फॉर सम रीजन. आप आप पार्टी चेंज कर लेते हो या फिर आप अपनी पार्टी के हिसाब से वोट नहीं करते. यू डोंट फॉलो द रूल्स, यू डोंट लिसन टू द व्हिप, है ना, ये सब कुछ सारी चीजें जो करते हो. सो दिस विल बी कॉल्ड एज डिफेक्शन. टू सपोर्ट समबडी, दूसरे पार्टी के बिल को सपोर्ट करते हो एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो दैट वुड क्वालिफाई एज, दैट वुड बी क्लासिफाइड एंड लेट्स डिफेक्शन अंडर 10th शेड्यूल. एंड उसके नीचे फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है वो बंदे का या बंदी का. ओके, तो वो जो क्वेश्चन होता है ना डिस्क्वालिफिकेशन कि ये बंदे ने ऐसा कुछ किया है या नहीं, ये डिफेक्शन का मामला है या नहीं, ये डिसाइड करने का लास्ट वर्ड जो होता है दैट इज अप टू द चेयरमैन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड टू द स्पीकर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, सो एंड ये ऑफ कोर्स दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ऑफ कोर्स द कोर्ट्स कैन वेरीफाई कि ये सही है या नहीं. ओके, नाउ वेकेटिंग ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर. लेट्स सी दिस. अगर कोई मेंबर किसी और दूसरे हाउस को चला जाए तो उसका एक हाउस में, वो वाले हाउस में सीट खाली हो जाएगा. ओके, अब वो रिजाइन कर देते हैं अगर वो 60 डेज के लिए एब्सेंट है फ्रॉम ऑल मीटिंग्स विदाउट परमिशन. ओके, परमिशन लेके एब्सेंट रहना ठीक ठाक है. ओके, कोई इंसान यार ये सब लोग कितने ओल्ड होते हैं ना मोस्टली, तो बीमार हो सकते हैं. ओके, सो दे कैन बी ऑन लीव फॉर लाइक 60 डेज से ज्यादा वगैरह लीव पे हो सकते हैं. अभी किसी का कोई बड़ा मेजर सर्जरी वगैरह हो गया होगा और समथिंग लाइक दैट, बट इट शुड बी, यू शुड इन्फॉर्म द स्पीकर और द चेयरमैन जो भी होंगे, जिस किसी हाउस को आप बिलोंग करते हैं, उस हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आपने परमिशन लेनी चाहिए आपने पहले कि यार दिस इज द रीजन फॉर व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू अपीयर इन द हाउस फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, व्हाटएवर नंबर ऑफ डेज. ओके, एंड इफ एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाउस फॉर एनी अदर रीजन, अगर उनको किसी और रीजन से हाउस से निकाल दिया तो. ओके, डिस्क्वालिफिकेशन के ये याद रखिएगा, ये मतलब conditions, that's important. Sessions of the legislature we had done earlier also, मैंने आपको कहा था it will be very similar. अगर आपने यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ा है, स्टेट लेजिस्लेचर उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है. ओके, समनिंग का टाइम जो बताए, समन सेशंस, आई हैव टोल्ड यू दिस राइट, देयर आर सेशंस. ओके, हर लेजिस्लेचर के अपने अपने सेशंस होते हैं, तो 3 सेशंस मान के चलते हैं हम लोग, एंड उसके बीच में यूजुअली एक रिसेस होता है. ओके, यू यूजुअली हैव अ नाइस रिसेस. ओके, अब ये जो रिसेस होता है ना, एक और सेशन मिस हो गया मेरा यहाँ पे. ओके, जिस मैंने बनाया ही नहीं. ओके, तो उसके बीच में एक रिसेस होता है. ओके, देन तो सेशन की शुरुआत में यू हैव टू समन एवरीबॉडी, राइट, कि चलो आ जाओ, द सेशन बिगिंस टाइप से. ओके, तो गवर्नर समन्स, ये गवर्नर का काम होता है, वो समन करते हैं हर हाउस को, बोथ हाउसेस को, कि कम ओवर एंड लाइक इट्स टाइम फॉर द सेशन टू बिगिन टाइप से. अच्छा खासा खत आ जाता है, यू गेट अ नाइस लेटर बाय मेल.
द मैक्सिमम गैप, आजकल मेल करते होंगे बट नहीं, यू गेट समथिंग ऑन पेपर, द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 months. ओके, 6 months से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है बिटवीन टू सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, clearly, and a session of state legislature usually consists of many sittings. Okay, multiple sittings होते हैं, morning sitting and afternoon sitting and I mean post lunch sitting and stuff like that. Okay, now adjournment का मतलब समझ लीजिए. Adjournment मतलब एक specified time के लिए the work of that work for that day is suspended. Okay, suspend किया जाता है मतलब, have you heard this dialogue? I hope you have. The court is adjourned until Monday 23rd वगैरह ऐसे कुछ सुनाते हैं मूवीज में, सीरीज में, टीवी सीरीज में वगैरह ऐसे सुनाते हैं. ओके, तो adjourn करने का मतलब होता है कि ये फिलहाल जो भी काम चल रहा था आज के दिन का, उसको स्टॉप करना है, खत्म नहीं करना है. वी हैव टू स्टॉप इट एंड वी विल रिज्यूम ऑल दिस इन व्हाटएवर टाइम. सो टुमारो मॉर्निंग एट 11 o'clock, और देन वीकेंड होगा तो फिर क्लियरली ऑन मंडे, या फिर यार हमको पता है अच्छा खासा 4-5 दिन का छुट्टी है तो वी यूजुअली बता दिया जाता है कि अगली बार आप कब मिलेंगे. ओके, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, it may be some for a few hours, days or weeks, लेकिन this is suspending the work. Okay, you stop for a moment and then you resume at some later time. Okay, adjournment sine die means that you it terminating for an indefinite period of time. Okay, normally जब आप simply adjourn करते हैं तो आप बताते हैं कि यार हम नेक्स्ट टाइम इस दिन मिलने वाले हैं. ओके, जब adjournment sine die होता है तो टाइम स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, इट इज फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो यहाँ पर सेशंस के बीच में जब adjourn किया जाता है ना, ये सेशन खत्म होते वक्त जो adjourn करेंगे, इट विल बी दिस काइंड ऑफ adjournment. ओके, adjournment sine die, उसको prorogation कहेंगे हम लोग. ओके, इट शुड बी आइडियली कॉल्ड एज prorogation. Now the power of adjournment as well as adjournment sine die lies with the presiding officer of the house. Okay, so in the legislative council it will be the chairman, in the legislative assembly it will be the speaker. Okay, तो ये लोग adjourn करेंगे. All right, next फंडा जो है वो, okay, this is for prorogation. Prorogation मतलब like I said ना कि सेशन कंप्लीट हो जाता है तो स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि अगला सेशन इस दिन शुरू होगा, नहीं, फिर छुट्टी लेके घर जाना है. ओके, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो अभी ये वाला जो होता है ना, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यूजुअली उस दिन हाउस को सिने die adjourn कर देते हैं. सो उस सेशन का जितना भी कामकाज था वो खत्म हो गया है, ऐसे उसका मतलब होता है. ओके, फिर कुछ दिनों बाद विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज गवर्नर इश्यूज अ नोटिफिकेशन फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन कि सेशन खत्म हो चुका है, अभी आपको अगले सेशन के लिए वापस बुलाया जाएगा, समन किया जाएगा. ओके, दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो द गवर्नर कैन also prorogue the house which is in session, वो ऐसा भी कर सकते हैं. Unlike an adjournment, the prorogation से ना आप सेशन को टर्मिनेट करते हो, you finish off a session. Okay, a prorogation will finish off a session. Okay, तो sessions can be summoned and prorogued. Okay, sessions जो होते हैं ना उनको summon and prorogue किया जाता है. summon करने से sessions शुरू हो जाते हैं and prorogue करने से session खत्म हो जाता है. Okay, समझा, याद रहेगा. Now dissolution देख लेते हैं. डिसॉल्व करने का मतलब होता है, अभी क्लियरली ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ नहीं कर सकते. ओके, ये एक ही हाउस के साथ कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट एंड द लोकसभा इन द यूनियन. ओके, only these two are subject to dissolution. The Rajya Sabha in the union and the legislative council in the state are not subject to dissolution. Okay, dissolution का मतलब होता है it ends the very life of the existing house. Okay, the house as you know it ends the life of that. फिर वापस fresh elections लेने पड़ते हैं, नए सिरे से लोगों को elect करना पड़ता है एंड नए सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा. ओके, तो गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं, रिमेंबर चीफ मिनिस्टर के कहने पे. ओके, चीफ मिनिस्टर के कहने पे यूजुअली वो डिसॉल्व कर सकते हैं. कोरम पता है हमको, we all know what a quorum is. Quorum is the minimum number of people, who are required to be present in the house before it transacts any business. Okay, 11 बजे proceedings शुरू हो जाते हैं यूजुअली हाउसेस के. तो अगर उस टाइम पे स्पीकर का काम, स्पीकर या जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो देख लेते हैं कि इनफ मेंबर्स है क्या कि हम शुरू कर सकते हैं. कभी कभी इनफ लोग नहीं होते एंड द नंबर ऑफ पीपल that is enough to begin the proceedings of the house are 1/10 of the total number of members of the house or simply 10 members, whichever is greater. Okay, इन दोनों में से जो भी बड़ा वाला ये होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. So 10 members or 1/10 of total number of members of the house, whichever number is greater should be counted as the quorum. Okay, क्योंकि remember हमारे पास मिनिमम लोग कितने होते हैं, 40, 46 ऐसा भी होता है ना हमारे यहाँ. तो 4 लोगों से तो नहीं शुरू कर सकते हम काम अपना, 1/10
1/10 of number of people बोले तो you can't just begin work with 5 members or 10 members, 5 members or 4 members, right? So उसके लिए वो 10 members का है condition, okay? So minimum 10 members होने चाहिए या 1/10, whichever number is greater among these, वो चल जाएगा, okay? अगर quorum नहीं होगा तो then obviously उस दिन के लिए हाउस का काम adjourn किया जाता है and or the meeting is suspended until there is quorum, okay? Usually the thing is now most presiding officers will usually wait for a lunch तक वगैरह wait करते हैं, फिर चलो फिर lunch के बाद मिलते हैं and so on so forth, कि तब तक तो लोग आ ही जाते हैं types, okay? The languages used for transacting business in the state legislature are official language of the state, Hindi and English, okay? So ऐसे 3 languages में चल सकता है. हिंदी इंग्लिश में तो चलता ही है usually. Official language of the state is very important. So this is the first language जिसमें usually state का, like for example if there is a state bill, महाराष्ट्र में state bill होगा तो वो इन दोनों languages में definitely छपता है, मराठी में एंड इंग्लिश में, ओके? हिंदी इज ऑप्शनल फॉर अस, हम यूज कर सकते हैं एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट अ मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग, ओके? तो ये भी होता है यार, आप अपनी मदर टंग में हाउस को एड्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है महाराष्ट्र में जो कोंकणी में बात करते हैं, ओके, हु स्पीक्स इन कोंकणी, तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब ये हमारे स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है बिकॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द स्टेट इज मराठी, हिंदी और इंग्लिश भी नहीं है, कोंकणी. सो देन कोंकणी में अगर बात करनी है तो फिर उनको ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती है एंड कोई मना नहीं करता है. प्लीज रिमेंबर, नोबडी सेज नो टाइप्स. मुझे इस बात पर से आई रिमेंबर्ड वन थिंग कि इट सीम्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब से हरियाणा एंड पंजाब एंड चंडीगढ़ बना था, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हरियाणा हैड टू चूज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट? So they went with one Hindi for Haryana and the other language, what do you think would be the other language? दूसरा जो official state language होगा, कितना normal है. कोई सोचता है यार बाजू में पंजाब है and everything and you share this Chandigarh करके, so it will be Punjabi, right? That's what you think. But no, उन्होंने तमिल choose किया था. They chose Tamil as their official state language, but they did not go with Punjabi. It had shocked me, like क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, because I had never thought, when I was looking for official languages, I never thought that Tamil would be one of the official state languages in the upper states. Like I understand Tamil being an official state language somewhere in South India because clearly South India में लोग multilingual होते हैं, like Kannadiga can converse in the rest of the 3 languages also, like Malayalam and Telugu and Tamil, and ये सब कुछ normal होता है. Like this is pretty normal according to me. I had never seen a North Indian state which has Tamil as its official language. तो Haryana used to have that for a very long period of time. अभी नहीं है of course, लेकिन it used to happen. Okay, all right, now we go to legislative procedure. Okay, ये ऑर्डिनरी बिल वाला चक्कर जो मैंने आपको कल भी समझाया था, वही सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है, एक्सेप्ट दैट नाउ व्हेन यू आर इन द गवर्नर के पास जाएगा ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ओके, लेट्स सी. गवर्नर के पास जाने से पहले भी प्रॉब्लम है. we'll check out how ordinary bills work. Okay, ऑर्डिनरी बिल्स मतलब कोई भी नॉर्मल बिल जो होगा वो, ओके, विच इज नॉट अ मनी बिल और अ फाइनेंशियल बिल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऐसा वाला बिल. ओके, वी आर टॉकिंग ऑफ दैट बिल. किसी भी हाउस में ओरिजिनेट कर सकता है. इट कैन आइदर ओरिजिनेट इन द अपर हाउस और द लोअर हाउस, व्हिचएवर हाउस यू वांट, इन केस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. इफ अगर आपके पास बेसिकली ही एक हाउस होगा तो देन आपको दूसरे हाउस के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है. ओके, बट एंड ये दिस विल ओनली फॉलो फॉर 6 हाउसेस. मतलब ये वाला जो प्रोसीजर है बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाला, वो सिर्फ 6 स्टेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं हम लोग. ओके, लेट्स गो. अभी ये वाला बिल किसी भी मिनिस्टर या कोई भी प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है. ओके, ऑर्डिनरी बिल है ना, सो एनीवन कैन इंट्रोड्यूस इट. ओरिजिनेटिंग हाउस में क्या होगा, 3 स्टेजेस से जाएगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग. ओके, फाइन. ये क्लियर था ना आपका. फर्स्ट रीडिंग में क्लियरली आप बस डिटेल्स नहीं बताते हैं, सिर्फ पर्पस बताते हैं एंड बिल का नाम बताते हैं. सेकंड रीडिंग में यूजुअली वो पूरा डिस्कशन करते हैं एंड क्लॉज वाइज वोटिंग करते हैं. थर्ड बिल में यू वोट फॉर द बिल एज अ होल. ओके, पूरे बिल को एक साथ हाँ या ना करना है आपको बस. ओके, दैट इज द थर्ड रीडिंग. नाउ अभी ये देख लीजिएगा, आफ्टर ये बिल पास हो जाता है ओरिजिनेटिंग हाउस में,
तो फिर उसको सेकेंड हाउस में ट्रांसमिट किया जाता है, ओके, फॉर कंसिडरेशन एंड पैसेज। अभी यूनिकैमरल होगा तो डायरेक्टली गवर्नर को भेज दिया जाता है कि चलो यार देयर इज नो अदर हाउस, हमने पास कर दिया है, अभी आप साइन करना है नहीं करना है जो भी है गवर्नर के ऊपर है, ओके। नाउ लेट्स सी इफ देयर इज अ सेकंड हाउस व्हाट हैपेंस। अगर सेकंड हाउस में चला गया तो बिल 3 स्टेजेस से जा सकता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ओके, वही प्रोसेस, ऑलराइट। Now let's see what happens if when the bill is passed by the legislative assembly and transmitted to the legislative council. तो council कह सकता है कि हमने बिल को पास किया है विदाउट अमेंडमेंट्स, जिसके बाद फिर बिल को गवर्नर के पास भेजा जाता है फॉर असेंट, बिकॉज क्लियर है ना प्रोसेस, इट्स एब्सोल्युटली एज क्लियर कैन बी, ओके। या तो फिर काउंसिल बोलेगा कि हमारे पास अमेंडमेंट्स है, वी हैव स्टफ टू से टू द बिल एंड वी आर रिटर्निंग इट टू यू, ओके, तो आप इसमें चेंजेस करा लो, ओके। असेंबली एक्सेप्ट कर सकता है चेंजेस को, असेंबली कैन से ओके ठीक है वी एक्सेप्ट द अमेंडमेंट्स एंड देन द बिल विल बी पास टू द गवर्नर, ओके, बिकॉज ठीक है ना, वही जो अमेंडमेंट्स काउंसिल ने सजेस्ट किए थे वो असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिए एंड अब उन्होंने वापस भेज दिया गवर्नर को, ओके, कि हो गया प्रोसेस कंप्लीट हो गया। असेंबली बोलेगा, असेंबली सेज वी रिजेक्ट योर रिकमेंडेशंस एंड असेंबली दोबारा से बिल को पास कर देता है। अभी इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द काउंसिल हैज टू से, बिल 1 महीने के बाद पास हो जाता है एंड इट इज सेंट टू द गवर्नर। काउंसिल का पावर देखा बहुत कम है यहाँ पे, ओके। You can't treat the राज्यसभा like this कि if the राज्यसभा has in the union, अगर यूनियन की बात कर रहे होंगे तो अगर यूनियन में क्या हो जाता है ना कि अगर लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया, ओके, इफ लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया है एंड दैट बिल गोज टू द राज्यसभा, ओके, राज्यसभा सेज आई हैव रिकमेंडेशन, वी हैव रिकमेंडेशंस, ओके, एंड हम उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे एंड वो बिल को उन्होंने दोबारा से लोकसभा को पास कर दिया। लोकसभा को दोबारा से बिल पास कर दिया उन्होंने, तो एंड लोकसभा को ध्यान नहीं देना है राज्यसभा के अमेंडमेंट्स भी, तो लोकसभा ने दोबारा राज्यसभा को भेज दिया विदाउट अमेंडमेंट्स। तो राज्यसभा दोबारा उनको भेज सकता है या फिर इट विल नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द बिल एट ऑल, ओके, ऐसा भी कर सकता है राज्यसभा टू एन ऑर्डिनरी बिल फॉर 6 months इट कैन चूज नॉट टू टेक एनी एक्शन एट ऑल। राज्यसभा के पास उतना पावर है, ओके। नाउ दिस पावर अनफॉर्चुनेटली डज नॉट बिलोंग टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास मैक्सिमम 1 महीने का डिले कर सकते हैं वो, ये पूरा रिकमेंडेशन वाले चक्कर में कि हमारे पास रिकमेंडेशंस है एंड ये है, मैक्सिमम 1 महीने से डिले कर सकते हैं वो, ओके। अगर असेंबली ने दोबारा से बिल को पास कर दिया विदाउट दोज रिकमेंडेशंस, विदाउट एक्सेप्ट, आफ्टर रिजेक्टिंग दोज रिकमेंडेशंस, तो काउंसिल बिल पास करे या ना करे विद इन अ मंथ इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड एंड वो बिल सीधा गवर्नर के पास चला जाएगा, ओके। सो ये कंडीशन हो गया। नाउ लेट अस सी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी ये हम मान रहे थे कि काउंसिल ने हाँ बोल दिया, ओके, फॉर सम रीजन अगर अभी काउंसिल ने रिजेक्ट ही कर दिया बिल को, तो असेंबली बिल दोबारा से पास करेगा एंड काउंसिल को भेज देगा, 1 महीने के बाद बिल पास किया है ऐसा समझा जाएगा, ओके, एंड गवर्नर को भेज देंगे। सिमिलर प्रोसेस, इससे थोड़ा सा सिमिलर प्रोसेस था वो, ओके। एंड देन लास्टली अ थिंग कैन हैपन वेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई एक्शन ही नहीं लेता है, वो ना हाँ कहते हैं ना मना करते, कुछ एक्शन नहीं लेते एंड वो बिल को पेंडिंग रखते हैं, ओके। 3 महीने बाद 3 months के लिए असेंबली दोबारा बिल को पास करता है एंड काउंसिल को भेज देता है, उसके 1 महीने बाद माना जाता है कि बिल पास हो गया, ओके। तो जितना भी खींचतान लो, द काउंसिल कैन ओनली डिले द बिल बाय 4 months, उससे ज्यादा डिले नहीं कर सकते, ओके, समझा, ओके, ठीक है। वंस अगेन दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, मुझे नहीं लगता आपको पूछा जाएगा बिकॉज मैंने आपके टेक्स्ट बुक्स में ये प्रोसेस नहीं देखा था, ओके, बट इट्स अ प्रोसेस, हमारे पॉलिटी का प्रोसेस है, इसीलिए इट हैड टू बी एक्सप्लेन्ड एंड आई एम 2 minutes बियॉन्ड माय टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी एंड आई टेक योर लीव, ओके, थैंक यू पीपल, बाय बाय, थैंक्स अगेन, बाय, टेक केयर।